जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द जियोपॉलिटिकल डेस्क के अंदर। आज मैं एक ऐसी मसालेदार खबर लेके आया हूँ जिसे सुन के आप कहेंगे कि अरे भैया ये क्या हो रहा है, भैया ये क्या हो रहा है। सो दोस्तों, एक बार फिर से इजराइल ने अटैक कर दिया है और लगभग 11 साल पुराना सीज फायर टूट चुका है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन सा सीज फायर था, अभी रिसेंटली तो गाजा वाला सुना था, अब ये कौन सा आ गया। तो मैं बताता हूँ आपको। 2010 में सऊदी अरेबिया और यूएसए की हेल्प से एक सीज फायर किया गया था इजराइल और लेबनान के बिटवीन, जो मेन रीजन जिसका अगेन हिजबुल्ला ही था, जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है टेक्निकली, विच इज आल्सो फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ पैलेस्टीन। उसका मेन मोटो यही है कि इसराइल को वहां से हटाना है, बाकी वो पीछे बैक एंड में कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी बकैती करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे जंप करते हैं और आपको बताते हैं। उससे पहले चैनल को भैया कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। सो दोस्तों, ये फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल है, इसमें आप देख पा रहे होंगे, इजराइल थ्रेटन्स टू रैंप अप अटैक्स अगेंस्ट हिजबुल्लाह एज आईडीएफ बॉम्बार्ड लेबनान डिस्पाइट सीज फायर। सो ये पूरा सीन है क्या, मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ, पर इससे पहले ना आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इसमें क्या क्या चीजें पिछले कुछ टाइम में हुई है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंटली यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत ये हुई है कि भैया ट्रम्प की हो गई है मिट्टी पलीत, क्योंकि ट्रम्प ने बहुत चौड़ में आकर के ये बोल दिया था कि भैया हम गाजा का भी सीज फायर करवा देंगे इसराइल के साथ, और मतलब हमास का भी सीज फायर करवा देंगे, और बाकी और जितने भी लड़ाइयाँ आती रहेंगी तुम टेबल पे लाते हो, मैं सीज फायर करवाता रहूंगा। और टिकता भैया कुछ नहीं है बिल्कुल भी। ट्रम्प की पीस डील उस 500 के नोट की तरह हो गई है कि जिसे आप लेकर के घर से बाहर निकल जाओ तो पहले नाके पे ही टूट जाएगा भाई वो 500 का नोट। झुंझुना हिलाते रहो, घर वापस आते आते वो 500 कैसे खर्च हो जाते हैं आपको पता भी नहीं लगता है। तो अब चलते हैं आगे और बताता हूँ आपको क्या क्या यहाँ पे हुआ है। तो देखो, जो ये डील करवाई थी एक तरीके से पीस डील जिसे कहते थे ट्रम्प, इन्होंने हमास और इसराइल के बीच में करवाई थी, वो कोलैप्स हो ही गई थी कुछ टाइम पे, क्योंकि इसराइल ने अटैक कर दिया था गाजा के ऊपर। वहां पे एक हॉस्पिटल था, उस पे एयर स्ट्राइक करा, जिसमें 38 और 32 लगभग जो लोग थे उनकी जान चली गई थी। एक तरीके से फिर से बोल दिया था कि भैया अब ये सीज फायर खत्म हो चुका है। ये चीज हमास ने भी बोल दी और इसराइल ने भी बोल दी। तो अब ट्रम्प की जो डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी है वो तो बिल्कुल खत्म हो गई, और जिस तरीके से इसराइल को और मतलब बाकी सारे नेशंस को इन्होंने इजिप्ट में बुला करके पूरा समारोह किया था, वो बिल्कुल उसकी हो गई है मिट्टी पलीत एक तरीके से, ये समझ लीजिए। अब आगे चलते हैं और ये समझिए यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे ये जो सीज फायर रिन्यू किया था इन्होंने एक तरीके से हमास को डिसआर्म करने के लिए किया था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हमास ने इसराइल को उनके हॉस्टेजेस लौटाने थे, यहाँ पे उसमें कर दिया इन्होंने घपला। अब देखो, ये करप्शन है या फिर मतलब इंटेंशनल घपला, ये तो आप लोग ही बताना कमेंट्स के अंदर। बट यहाँ पे हमास ने क्या किया, कुछ टाइम पहले जिन लोगों की बॉडी इसराइल को वापस करी थी, उनकी आधी बॉडी इन लोगों ने पहले वापस कर दी, और इस बार जो बची हुई आधी थी वो वापस कर दी, और बोल दिया कि भैया हमने नए लोगों की बॉडी वापस करी है। वहां पे डीएनए टेस्टिंग हुई, पता लगा कि भाई ये बंदा तो वो है। तो वहां पे इसराइल तुरंत बौखला गया कि ये क्या बकचोदी चल रही है भैया, ऐसे थोड़ी हो। तो वहां पे वो भड़क गए और उन्होंने कर दिया अटैक फिर। अब उस चक्कर में गाजा के अंदर बहुत ज्यादा मातम का माहौल हुआ है और डर का माहौल भी एक तरीके से। पर जो कहते हैं ना कि आपने घबराना नहीं है, ये जो 2004 वाला सीज फायर था जो यूएसए और सऊदी अरेबिया ने लेबनान के बीच में करवा के दिया था, इसमें एक बहुत की पॉइंट था, वो था ये कि ये लोग जो हिजबुल्ला है उसको भी डिसआर्म करेंगे। डिसआर्म इस तरीके से करेंगे कि वो इसराइल पर अटैक करने लायक ना हो। लेकिन इस दौरान कई बार लेबनान की तरफ से इसराइल पर अटैक हो चुका है, जो हिजबुल्ला ने जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम की। अब इसराइल ने यहाँ पे अटैक कर दिया इनके ऊपर और बोल दिया कि भैया हमने इनका ना एक बंदा मार दिया है जो बहुत इनका कमांडर हुआ करता था, वो इनके वेपन्स और लॉजिस्टिक्स को संभाला करता था, हमने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। एंड यहाँ पे अब ये समझिएगा कि इसकी आफ्टरमैथ क्या है। हिजबुल्ला का जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा बड़ा फैल चुका है, जिसको इसराइल कंटेन करवाना चाहता था पहले, वो भी कंटेन नहीं हो रहा। आपको वो समझने के लिए ये चीज जाननी पड़ेगी कि मतलब किस तरीके से, ऐसा क्या सीन है जो मतलब इसराइल को इतना बड़ा कदम लेना पड़ा और दोबारा जाकर के एक फ्रंट पे जो वो पहली वॉर लड़ रहा है। मैं आपको मैप के अंदर दिखाता हूँ, आप ये देखिए, ऑलरेडी इधर गाजा स्ट्रिप में लड़ रहा है हमास के साथ। तो उसको अपने ऊपर नॉर्दर्न बॉर्डर पे जाकर के क्या जरूरत पड़ी थी लेबनान को अटैक करने के लिए। देखिए ये बेरूत है, यहाँ पे इन्होंने यहीं पे ही अटैक किया है, यहाँ पे एक और फ्रंट खुल गया एक तरीके से। अब ये चीज हो क्यों रही है इसको समझते हैं एक तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जो लेबनान का हिजबुल्ला है और जो हमास है, इनको फंडिंग सबसे बड़े लेवल पे कौन करता है, वो करता है आपका ईरान। अगर आप देखेंगे ईरान को हर बार बीच में लाया जाता है इसराइल की
तरफ से और बताया जाता है कि भाई ये ईरान है जो हर बार हम पे अटैक करवा रहा है। क्या अब ईरान इनको फंड्स भी प्रोवाइड करता है, इनको हथियार भी प्रोवाइड करता है। अब ये फंड्स घूमते कैसे हैं? तो ईरान की ना बहुत सारी छोटी-छोटी कंपनीज़ हैं, तो जो यहाँ से सामान भेजती हैं दूसरी कंट्रीज़ में, वहाँ से जो सामान बिकता है उसके ट्रेड की जाती है आगे रशिया के साथ। रशिया से ऑयल आता है सीरिया में, सीरिया के अंदर उस चीज़ को बेच कर के पैसे सीधे चले जाते हैं हिज़्बुल्लाह के पास में, लेबनान के अंदर। तो एक बहुत ही बड़ा पूरा नेटवर्क है और जैसे-जैसे ईरान इंस्ट्रक्ट करता है उस तरीके से ये इज़राइल के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी करवा देते हैं इनको। फिर इज़राइल हर बार हर साल में आप देखते होंगे कम से कम 6 महीने तो इज़राइल लड़ाई कर रहा होता है एक तरीके से। तो ये पूरा सीन है। इसको इसलिए 2004 में जब सीज़फायर हुआ था उसमें क्लियर बोला गया था कि भाई इसको डिसआर्म करना पड़ेगा वरना ये आपको बहुत दिक्कत देगा और इज़राइल ने एग्ज़ैक्टली वही किया। अब लेबनान ने इसे डिसआर्म क्यों नहीं करा? जब सीज़फायर के दौरान उसने ये शर्त मंज़ूर करी थी तो क्यों नहीं किया? तो यहाँ पे आप समझिए कि लेबनान की भी एक कंडीशन है। लेबनान जो है एक पार्शियली डिवाइडेड कंट्री है जिसकी लगभग 50% पॉपुलेशन पहले मुस्लिम हुआ करती थी और 50% होती थी क्रिश्चियन। नाउ वो जो पैरिटी है वो चेंज हो गई है। अब ये रेशियो पहुंच गया है 70-30 के अराउंड, जिसमें लगभग 70% जो पॉपुलेशन है वो अब हो गई है मुस्लिम हो गई है 70% पॉपुलेशन, और जो इनकी बची 30% पॉपुलेशन है वो है क्रिश्चियन। पर यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि इनके पार्लियामेंट के अंदर जो स्प्लिट है दैट इज 50-50, मतलब 50% सीटें जो है क्रिश्चियन लोग हैंडल करते हैं, 50% सीटें जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैंडल करते हैं। इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो क्रिश्चियन है और जो पीएम है वो सुन्नी मुस्लिम है और जो स्पीकर है वो इनके शिया मुस्लिम है। हिजबुल्ला इनकी पॉलिटिक्स में बहुत डीप लेवल तक अपनी पकड़ बना चुका है। मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल बड़ी बड़ी पार्टीज हैं जो मुस्लिम विंग की हैं जिसके अंदर हिजबुल्ला बहुत ज्यादा अंदर तक घुसा हुआ है। और ये भी कह सकते हैं आप कि कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो हिजबुल्ला ने ही खुद ने खड़ी करी है। अब जो पॉपुलेशन स्प्लिट है उसकी वजह से एक बहुत ज्यादा बड़ा सोसाइटल प्रेशर आता है जिस वजह से मतलब वो हिजबुल्ला के अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टीज या फिर वो पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास नहीं कर पाती और यहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़ा टेंशन बन के रह जाता है। और ये सेम चीज जो टेंशन है जो इसराइल के साथ इन्हें देखने को मिलता है वही सेम टेंशन विद इन लेबनान भी चल रहा होता है, जो क्योंकि कुछ स्प्लिट्स ऐसे हैं जो क्रिश्चियन वाले हैं, दोज आर लाइक अगेंस्ट रेडिकल इस्लामिस्ट एंड हिजबुल्ला इज अगेन रेडिकल इस्लामिस्ट, सो उसके अगेंस्ट वो रहता है और वहां पे इनको भी कन्फ्रंटेशन देखने को ये मौका मिलता है। लेकिन इस बार इसराइल ने अटैक के बाद क्लियर वार्निंग दे दी है कि भाई अगर आपने हिजबुल्ला को डिसआर्म नहीं किया तो भाई हम तबाह कर देंगे इसको, मतलब हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी चक्कर में। और हिजबुल्ला आग के साथ खेल रहा है, तैयार हो जाएं, आने वाले टाइम में हम और ज्यादा भयंकर स्ट्राइक्स करके इनका मुंह तोड़ के जवाब देने वाले हैं हर तरीके से। तो यहाँ पे मतलब आप मुद्दे की बात ये समझिए कि एक चीज तो क्लियर हो जाती है इन अटैक्स के साथ जो हो रहे हैं इसराइल की तरफ से कि अब इसराइल को ना कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। पहले ये बोला जा रहा था कि नेतन्याहू जो है वो ट्रंप की बात मानते हैं और ट्रंप के अकॉर्डिंग वो चलने वाले हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। उन्होंने गाजा पे भी अटैक कर दिया, उन्होंने लेबनान पे भी अटैक कर दिया। उन्होंने ये भी बोल दिया है कि ये जो लेबनान, हिजबुल्लाह और ईरान का जो पूरा नेटवर्क है इसको हम तबाह कर देंगे अगर ये अनरिजॉल्व रह गया तो। और पूरे रीजन के अंदर जिस तरीके से आप देख सकते हो कि एक अनस्टेबिलिटी बनी हुई है इस पूरे रीजन के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर अगर अनस्टेबिलिटी बनती है वो ऑब्वियसली यूएस के लिए फेवर में जाएगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अगर किसी भी तरीके की वॉर अब शुरू हो जाती पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा क्योंकि मेन एनर्जी सोर्सेज आपको यहीं से ही मिलते हैं। आप कितना भी रशियन ऑयल खरीद लें, मिडिल ईस्ट के ऑयल के बगैर ऑयल के प्राइसेस को कंटेन नहीं कर सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट्स में अपना जवाब देना बिल्कुल ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।